Okay, so there are two fundamental property, mass and charge. Mass की वजह से हमने पढ़ा था gravitational force, that two masses always attract. Two charges may attract, may repel, but repulsion is always guaranteed if there is a charge, right? Book में ऐसा लिखा होता है, the charge is the property by virtue of which bodies have attraction or repulsion, but attraction is not the guarantee. That we already discussed in the last class in detail. ठीक है? Now the behavior of the medium, the material in regards to the charge. मास के लिए सबका बिहेवियर सेम ही होता है. मास चाहे वो सॉलिड का हो, लिक्विड का हो, गैस का हो, मास तो मास है. करेक्ट? मास डज नॉट हैव एनी पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास. और इज देयर एनी नेगेटिव मास? नेगेटिव मास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है? एनीबॉडी ऑनलाइन, फ्रॉम ऑनलाइन? नेगेटिव मास जैसे कोई चीज करती है? यस सर. यस श्रेया, एग्जिस्ट तो नहीं करती पर मान लेते हैं. एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन मान लेते हैं. ओके, ऐसे कैसे मान सकते हैं? सेंटर ऑफ मास निकालते टाइम मान लेते हैं, वो तो चलो एक मैथमेटिक्स की कुछ assumption थी. आई एम आस्किंग इन प्रैक्टिकल, इज देयर एनी मास हैविंग नेगेटिव मास? नो. यस. सर इलेक्ट्रॉन का था ना? इलेक्ट्रॉन का था ना, पॉजिट्रॉन को याद नहीं. इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन. यस सर. पॉजिट्रॉन. यस सर. बट दैट्स नॉट नेगेटिव मास, दैट्स एंटी पार्टिकल. अगर हम बोलेंगे नेगेटिव मास डज नॉट एग्जिस्ट, बट एंटी पार्टिकल, यस एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट. उस केस में मास नेगेटिव नहीं था. व्हाट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिट्रॉन? आर्यन ना, लास्ट क्लास में बताई थी नहीं, मतलब ला, अच्छा वेडनेसडे को नहीं है, कैसे बताते एक दिन है. ठीक. इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग होता है, नॉट द मास. इट हैज द सेम पॉजिटिव मास. So if you say that negative mass exists, answer is no. Negative mass do not exist. Positive mass is only possible, but there is concept of dark matter, which is again the negative energy and all something. Particle का anti particle, और इसका जो logic था वो क्या है? अगर हम एक particle को उसी के anti particle से collide करा, one electron and one positron, they both completely annihilate. The word exactly uses annihilation, मतलब खत्म कर देते हैं, and they convert into two photons. Photon is for electron. Okay, happy na? Okay, very nice. Right. So mass में कोई ऐसा, the point that I'm making here is masses will always attract. There is no chance of repulsion in the case of mass. इसका जो yes we turn it out. Okay, I just started. हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी हम चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स पढ़ेंगे, which is given by Coulomb's law. Before that, I am just discussing, just like in the case of charges, we have two properties of charge, positive and negative, right? मास में ऐसी कोई दो प्रॉपर्टीज नहीं होती. मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. मास की वजह से इंडक्शन भी नहीं होता. लाइक इन द केस ऑफ चार्ज, if there is one charge and one neutral body, it creates induction, and that's why we cannot necessarily predict what is going to be the force. It may be attraction, it may be repulsion, some force will be there. But mass के case में there is no induction, there is no induced mass. Aman, remember all this? Okay, very nice. So point that I just made here is कि mass हमने, though we discussed something last class, every particle, every metal has antimatter or antiparticle, but not necessarily mass will be of opposite property. Mass is same. जितना mass electron का होता है 9.1 into 10⁻⁻31 kg, exactly same masses of the positron also. पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में कोई एक प्रॉपर्टी अपोजिट होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे ऑलवेज एनिहिलेट. जैसे वी डिस्कस समथिंग कॉल्ड न्यूट्रिनो. बेटा दिख रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है बीच में, इज इट क्लियरली विजिबल? हां ठीक है. यस सर. यस. न्यूट्रिनो, ये ट्यूबलाइट में हटवा दूंगा एक मिनट में, डोंट वरी. न्यूट्रिनो क्या था?
Anybody remember what is neutrino? सुना है? सर ये लाइट की स्पीड से चलता था. लाइट की स्पीड से चलता है, बट लाइट की स्पीड थोड़ी है यार. न्यूट्रिनो क्या होता है? दिस इज अ एनर्जी पार्टिकल. कहाँ प्रोड्यूस होता है? स्टार्स के कोर में, इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस. जब स्टार के अंदर, सन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक प्लेस, देन न्यूट्रिनो इज फॉर्म. न्यूट्रिनो का अपोजिट होता है एंटी न्यूट्रिनो. अब ना तो इसमें चार्ज है और ना ही इसमें मास. तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अपोजिट है? इट डज नॉट हैव मास, इट डज नॉट हैव चार्ज. तो पार्टिकल के एंटी पार्टिकल के पास जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी एग्जैक्टली अपोजिट हो, either of mass and charge. In this case, both fundamental property of mass and charge does not exist. इसमें जो different होता है वो है momentum. Because हमने 11th में पढ़ा है, that's why I'm using all these words. Energy particle does not have mass, does not have charge, but still it has momentum because energy is associated with momentum. Example मैंने क्या बताया था? Laser. लेजर के पार्टिकल्स फोटोन होते हैं. फोटोन में मास भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, बट इट कैन एक्सर्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स और प्रेशर. लेजर से हम डायमंड कट करते हैं, व्हिच इज बाय एनी अदर मैकेनिकल मींस नॉट पॉसिबल. इट इज वेरी वेरी हार्ड फाउंड. करेक्ट? ये समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक इन द केस ऑफ ग्रेविटेशन, वी हैड ग्रेविटेशन लॉ, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू masses. Masses मतलब वो हमेशा attractive ही होंगे. In the case of charges, that depend upon the nature of charge, that depend upon the shape of body, that depend upon the relative magnitude of charge. So, in the case of gravitation, in the case of mass, इन मटेरियल के साथ में क्या है, कौन सा मीडियम है, कहाँ पे प्रेजेंट है, doesn't matter. The force is always of same nature because कोई फर्क नहीं पड़ता. In any other vicinity, कोई भी दूसरा मास हो, कोई भी दूसरा पार्टिकल हो, two bodies kept in water, two bodies kept in vacuum will always exert same amount of gravitational force. Correct? And that is why it is called universal law of gravitation. Gravitational force acting between the two property of mass will always remain same irrespective of the medium present in between. Correct? बड़ा मास रखो, छोटा मास रखो. जैसे चार्ज की केस में थोड़ा कहानी होगी थी. अगर एक पॉइंट चार्ज एक बॉडी, तो both are positive, still they may attract because of something called induction. Mass is a universally always attractive. They do not have any other type of mass. It is always positive, though the research is going on dark matter. Dark matter is something like of anti-particle. यहाँ एक particle की बात हो रही है, वहाँ पूरे matter के dark matter की बात हो रही है, but it is not yet in the existence. It's only research. Okay, so हम वापस आ जाते हैं. Coulomb's law. तो पहला जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, दिस लॉज का मतलब क्या है? इट्स एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड. ऑल लॉज आर ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड. कुलॉम ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एंड देन फाइनली ही गॉट द रिजल्ट. इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस q1 and q2 kept at a distance r from each other, according to Coulomb's law, the electrostatic force acting between the two charges, अगर ये point, this is applicable only and only for point charges or particles. For point charges at rest. In motion, yes, we can apply Coulomb's law, but there will be more effects coming into the play because of the motion of charge. There will be current, there will be magnetism, there will be different type of forces. That is called Lorentz force. That will see magnetism. So अगर दो charges रखे हुए r distance पे, if they both are positive, because it is point charge, so we can assume they will always repel each other. If one charge is positive and the charge is negative at the same distance, magnitude wise same amount of force, but direction wise it will be attractive in nature. According to Coulomb's law, 2 point charges kept at a distance of r, they always exert force on each other, and that force is given by. So this time पे Coulomb or all these scientists were working, and those time the standard unit that was used for measurement is, कौन सी यूनिट यूज करते थे पहले? CGS. CGS. Very good.
सीजीएस यूनिट यूज करते थे। ब्रिटिश में एफपीएस, फुट पाउंड एंड सेकंड, कि वहां पे वो सारी यूनिट्स होती थी, एंड जनरली सीजीएस एसआई सिस्टम कम वेरी लेटर। सो ये जो फॉर्मूला दिया था by the Coulomb, that force is proportional to product of charge inversely proportional to square of distance, exactly similar to that of gravitation. ठीक है, डिफरेंस कहाँ पर आएगा वो, बिकॉज इनिशियली द जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता था जिसको हम डायमेंशन एनालिसिस में लिखते थे, इट वाज टेकन randomly as 1. So Coulomb took this constant as 1. So he gave the formula: the force acting between the two charges q1 q2 kept at a distance of r will be given by q1 q2 by r. But in which unit? CGS. तो अगर आपको कहीं ऐसा फॉर्मूला दिख जाए तो आप ये मत समझना कि गलत है। बुक में है ऐसे क्वेश्चन, स्पेशली व्हेन यू सॉल्व रेसनिक एंड ओल्ड बुक्स, रशियन बुक्स, because the actual formula that Coulomb gave, it was in the CGS unit of system, and that is why a very important point was missed. In this formula, there is no term which reflects the behavior of medium. अगर हम दो चार्जेस को वैक्यूम में रखते हैं, वाटर में लेके जाएंगे, तो चार्जेस की वजह से देयर विल बी सम इंडक्शन इन द मीडियम एंड दैट विल चेंज द फोर्स, राइट? मास के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसका मास है, कहां पर है, पार्टिकल का, एंटी पार्टिकल का, दिस ऑलवेज रिमेन सेम. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीरीज? So ESU. नहीं, मैंने फोर्स की पूछी. यस, डाइन. सो इफ यू गेट सी दिस So फॉर्मूला, dyna. राइट, चार्ज की स्टैंडर्ड यूनिट होती है कूलम, दैट इज SI यूनिट. ESU is the CGS unit of charge. ESU का full form है electrostatic unit of charge. It is also called as Franklin. ESU और Franklin ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इन बुक्स, राइट? बट इसमें जो ये कांस्टेंट था, दिस कांस्टेंट ही took as 1, Coulomb took as 1. So that's why a very important parameter of this formula was missed. Maxwell, when he did exhaustive research on the electromagnetic properties of medium, and he converted this formula, when converted in the CGS unit, this came out to be F is equal to some constant K, Q1 Q2 by R square. और इस K की वैल्यू पहले कैलकुलेट हुई थी using the dimensional approach. हमने dimension analysis में पढ़ा था. There are 3 different possible applications of dimension. क्या थे? Equation की homogeneity पता करना, second was equation का formula derive करना, and third was the unit conversion. So when this unit was converted from dyne to Newton, this value of K was found to be, this is an SI unit, so it is in Newton. K comes out to be 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. This is called Coulomb's constant. बोर्ड दिख रहा है ना? Full board is visible. सर फ्रेम से बाहर जा रहा है. थोड़ा सा बाहर. Yes sir, अब visible. I am on the back camera, so I'll have to take your feedback on this. Yes, now it's clear, visible. Yes sir. Okay, come back once more. Charges, Coulomb ने जब formula बताया था, then it was a CG system. He just took randomly as 1. जैसे Newton का F is equal to ma, उसमें भी K था, he took generally as 1. So, anyways, this constant was 1 in the CG system. When converted in the MKS SI system, it came out to be 9 to the power 9. But still, the property of medium is missing. इसमें हमने इसके वैक्यूम के लिए, this was given only for vacuum. When the same charges are kept in some other medium, the forces were found to be different. But in this formula, K is given to be a constant. It does not represent the behavior of the medium. Correct? So another scientist, John C. Maxwell, and the Maxwell gave
Maxwell gave the another calculation. He was working on the electromagnetic property, and he found that this number is matching with, according to Maxwell, K is 1 by 4 pi into epsilon naught. Comes out to be 9 to 10 to the power 9. So this constant, like in the gravitation formula also, that constant was initially missed. इसने निकाला the gravitation constant में G की value, who gave it? G m1 m2 upon r square. Who found the value of capital G? Not required history का question है, but just this was not given by Newton. This was given by Henry Cavendish. Henry Cavendish, who discovered oxygen also. In okay, anyways, so थोड़ा मतलब हम ऐसे बात करते रहेंगे history भी little bit. ये formula complete हुआ when Maxwell gave the value of K. Coulomb's law is that force acting between the two charges, 2 point charges at a distance of r is given by 1 by 4 pi. This is called epsilon naught. Epsilon is the word and naught is used because it is electrical permittivity of vacuum. Vacuum or free space. Right. So now this formula is complete. 1 by 4 pi is constant. Epsilon naught will depend upon the medium. अगर हमने vacuum से change करके water रखा, then the property that is going to change is only this epsilon naught, and that will change the overall force. Two charges Q1, Q2 at a distance r kept in vacuum will always have magnitude-wise this much force, 1 upon 4 pi epsilon naught. This constant is very, very stronger than the gravitation. So the force between two charges always dominates over the force acting between two masses. If the body has two property, mass and charge, which will dominate? Electric force. Electric force is very, very powerful than gravitational force. Okay, so this is the formula given by Coulomb, but added by Maxwell. This is given by Maxwell, who gave the electromagnetic theory. Correct. Force acting in the two charges between two charges kept in vacuum is given by this formula. इसमें epsilon naught जो है, what exactly is that? What is the feeling of epsilon naught? Epsilon का मतलब क्या है? ये हमें थोड़ा समझना है. We have to feel a bit what is epsilon naught. अगर ये दो charges हैं Q1 and Q2, तो permittivity का मतलब क्या है? The medium present in between, how much it opposes the force between the two charges, right? क्योंकि permittivity is always inversely proportional. अगर किसी system की किसी medium की permittivity ज़्यादा है, which means it blocks the force attraction between. So permittivity is a number which represent how much the medium allows interaction between the two charges. Okay? Permittivity डिसाइड करता है कि दो चार्जेस एक दूसरे के बीच में फोर्स कितना लगा सकते हैं. This is when there is nothing present, then the value is epsilon naught. It comes out, इसको सॉल्व कर लोगे 4 पाई को ऊपर ले जाके, फिर it comes out 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton meter square. This is the value for vacuum. मीडियम चेंज करेंगे तो कुछ और होगा, बट दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम. कूलॉम स्क्वायर, यहां से के की यूनिट क्या होती है? के की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम. So two charges have this much force when it is vacuum. Okay, अब पहले हम आगे बढ़ने से पहले we just understand what are the type of medium possible. How do we classify it? This is vacuum. वैक्यूम में तो कोई पंगा ही नहीं है. वैक्यूम में there is nothing present in between. कुछ है ही नहीं तो किसका इंडक्शन? Obviously. Now, if suppose the same charges are present in any other medium that we are just going to classify next, same charges at the same distance, what are the possibilities? This medium can be a conducting medium, metal. इसमें क्या होगा?
If suppose we use a conducting medium or conducting medium जैसे copper, aluminium, उसके अंदर जाके हमने दो charges है, then what will be the force? I'm just taking the reverse way so that you can understand the effect of it. वो थोड़ा दूसरा तरीका पहले मैं पढ़ाऊँ conductor. So now we are going to classify the types of material. Material means a medium in which the charges are present. पहला types of medium is conductor. So this is the classification of the materials in regards to the behavior towards the charge. अगर हमने कोई चार्ज रखा किसी मीडियम में and that medium allows charges to flow easily, then that medium is called conductor. आराम से बताइए सबको. The medium that allows charges to flow easily, that material are called conductor. Definition आपकी इस handout में है and I will give it today to those who came here. बाकी लोगों के लिए I'll share the online video. Right? Conductor क्या है? The medium, the material which allow charges to flow easily. Definition लिखिए. What are the examples? All metals are conductor. All metals are conductor. All metals are conductor. Yes or no? Who's So in the game? not mercury. That is in chemistry. Section का काम chemistry का है. Yes, Chris, you are saying something. So mercury is not a conductor. Mercury is a conductor. Try मत करना, बहुत तगड़ा झटका लगेगा. Mercury is a conductor. There are many experiments on this. Mercury is a conductor, बेटा. नहीं पढ़ा है ऐसे ही तुक्का मारा. एक स्प्रिंग मर्करी का एक्सपेरिमेंट भी है which is based on the same concept. करंट पास करते हैं और मर्करी के थ्रू स्प्रिंग का कांटेक्ट लॉस हो जाता है. मर्करी इज अ कंडक्टर. All metals are all metals. Yes, sir. There is no exception. Okay. Electrolytic solutions. Electrolytic solution में ions होते हैं. So conductor में charges flow करते हैं. Metals में क्या flow करते हैं? What type of charge flows in metal? Electrons. हमने current में discuss किया था. 1 coulomb charge is not possible, but 1 ampere current is very easily possible क्योंकि electron आराम से flow करते हैं. Metals are free electron. Electrolytic solution like sodium chloride, copper sulfate, they have ions. It does not have free electron, but it has ion inside the liquid solution. Electrolytic solution it moves. So अगर हम water की बात करें, water is pure water is not a conductor, but the mineral water जो हम जिसमें sodium, calcium बहुत सारे minerals मिले होते हैं, that is conductor. Human body. Human body conductor. तुम एक हाथ से तार को पकड़ो, दूसरे हाथ से तुम्हारा दोस्त तुमको पकड़े. Either other person will feel shock or no. अरे है ना उसको लड़का. Yes. So human body is conductor. और reason क्या human body conductor होने का? Because हमारी body में mostly क्या है? Minerals, ions, blood में, water में, sodium, potassium, iron, everything. Right. Okay. Human body, mineral water, metal. कोई example ऐसा बताओ जो non-metallic हो. An example of conductor. Graphite. Graphite. Very nice. Graphite is an example of conductor. Carbon के most of the allotropes they are non-conductor. Carbon is. Diamond is conductor or not? Yes, sir. No, diamond is not a conductor. Diamond is perfect. नहीं है. Graphite is only conductor because of the graphite structure. ऐसा होता है graphite का structure. सर शीट्स होती हैं. Sheets होते हैं उसके बीच में एक sliding सर उसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब लूज. एक electron. वेंडर वाल्स. Okay. What are the states of matter? Solid. Solid हो गया इसमें. Liquid. Gas रहेगा. An example of gas which is conducting. Any ionized gas. And what that is called? That state is called something. Solid, liquid, gas. Gas को जब overheat करो ionize हो जाती है, then that's called plasma. That's called plasma. So all ionized gases are example of
conductor, which is the plasma, ionized gas or the plasma state. Okay, fine. Air is conductor or insulator? तो lightning कैसे आता So air insulator. So poor conductor. है ना? During lightning जब भी thunder होता है तो बिजली तो गिरती है तो मरकरा जाते हैं. Okay. सर लाइटनिंग के वक्त तो प्लाज्मा होता है ना? हाँ बेटा. सर लाइटनिंग में तो वो आयनाइज हो जाती होगी क्या शायद? शायद. Okay, ठीक है. अब प्रॉपर्टी समझते हैं. I have made both simultaneously. कंडक्टर में क्या प्रॉपर्टी थी? It allows charges to flow. जैसे चार्ज रखोगे वैसे बाहर निकलेगा. तो चार्ज रखे से रख ही नहीं सकते हम किसी भी मेटल के अंदर. Charge is not possible. रखते ही वो that comes outside on the surface. Suppose this is a conducting body, कोई metal है. If you place any charge, because this metal allows charge to flow. तो हर तरफ से चार्ज फ्लो करके कहाँ जाएगा? Ultimately, it will come on the surface. Inside metal, charges possible ही नहीं है. Inside solid metal, charges हम नहीं रख सकते. Charges present नहीं है, then obviously the force is not practically possible. किसी भी conducting body पे charge अंदर नहीं हो सकता. Charge एक दूसरे को repel करा, positive charge है, and the whole charge will come on the outer surface, and it will ultimately come at rest. इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. चार्ज कहीं पर भी दोगे, if it is a conducting body, the charge will be finally appearing on the surface. It will be in a state of rest. Correct? तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि चार्जेस को मेटल में रखते हैं, what is the force between them? Technically not defined. Practically you can say zero. क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो फोर्स नहीं. r डिस्टेंस पे हम चार्ज को नहीं रख सकते. Possibility is not there because conductor charges को बाहर निकाल के surface पे ले आते हैं. The charges can never be present inside the conductor. And okay, second, किसी भी conductor में any type of conductor, जैसे soap bubble, soap solution, anything, the charge will always appear on the surface. No charge possible inside. एक्चुअल में पॉजिटिव मूव नहीं करता. एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज करता है. ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, दसवीं में भी पढ़ा है. पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस. जो असली वाला पॉजिटिव चार्ज है. और न्यूक्लियस मूव नहीं करता. क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन. तो अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बाहर से जब आके इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंड द सरफेस एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. राइट, वी विल सी देयर आर मेनी कांसेप्ट रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. जो भी चार्ज हमने अंदर रखा है वो चार्ज गायब हो जाएगा. No charge is present inside, and that's why अगर हमें कभी बचना है lightning से या किसी भी big charge environment से, तो metal case के अंदर बंद हो जाता है. Like if you are sitting in a car और window खुली है, बाहर से lightning हो रही है, then you should close the windows and all the, so that the charge reside only on the outer surface. ठीक, जैसे aircraft, एयरप्लेन में भी वो तो लाइटनिंग के बीच से जाता है, क्लाउड के बीच से. इट हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, बट दैट चार्ज डज नॉट अफेक्ट द पैसेंजर्स इनसाइड बिकॉज़ इट कैन रिसाइड ओनली एंड ओनली ऑन द आउटर सरफेस, अंदर भी नहीं. राइट? ओके, दिस फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. हम कंडक्टर के अंदर बैठ के अपने को चार्ज से बचा सकते हैं. व्हाटसएवर अमाउंट ऑफ चार्ज इज देयर, कितनी भी लाइटनिंग हो, बट यू विल स्टिल बी सेफ. Okay. Second type of material. I'll come to the Coulomb's law again. थोड़ा साथ में एसोसिएट करके पढ़ना है. You will understand it much better. So अगर क्वेश्चन आता है two charges के अंदर में aluminium inside water inside metal, answer is what will be the force? Zero. You will write it zero. Right. Okay. अब अगर हमने इसको रख दिया सपोज किसी सेकंड टाइप ऑफ मीडियम इज इंसुलेट, कंडक्टर एंड इंसुलेट. इंसुलेटर्स द मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ चार्ज टू पास एट ऑल. जहां पे रखोगे वही रहेंगे. द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ
करेक्ट. So ऐसे मटेरियल जिनमें चार्ज रखने पे जहाँ रखोगे वहीं पे रह जाएगा. जैसे सपोज some insulator body, you are giving it a charge. जहाँ पर भी रखो, whatsoever place, if you are giving charge here, it will be just here. This charge will not be distributed anywhere else. Insulator में charge move नहीं कर सकता. Insulator में charge हम दे सकते हैं obviously, but not that much as we can charge a conductor. एक metallic ball है और एक plastic ball है, then obviously you will be able to charge more the metallic ball because की tendency है electron lose कर. Correct? Right. So insulator में क्या होगा, जहाँ पर भी charge है वो रखा रहेगा as it is. Property of insulator that it does not conduct, इसके through हम current pass नहीं कर सकते. Example of insulator is, example of insulator, wood, wood. Okay. सर रबर. हाँ, सर रबर. rubber. Rubber यस बहुत सर. पढ़ा नहीं, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा. पॉलीमर्स. रबर बहुत तरह की होती है, कुछ सुपर कंडक्टिंग है. सुपर मतलब वेरी हाईली कंडक्टिंग भी होती है, जस्ट लाइक द रबर यूज्ड इन द टायर्स ऑफ एयरप्लेन. जब एयरप्लेन क्लाउड के बीच से जाता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज सरफेस पे आ गया, जब नीचे आएगा ग्राउंड पे, इट हैज टू बी न्यूट्रलाइज्ड फर्स्ट. इसलिए थोड़ी देर तक अंदर बिठाले रहते हैं. अर्थिंग होने के बाद द टायर्स यूज्ड इन द एयरप्लेन क्राफ्ट आर कंडक्टिंग. उसको हम कुछ स्पेशल रबर से बनाते हैं, vulcanized rubber, उसमें conducting wires मिला के, so that it is very highly conducting. So if you say rubber, you should say natural rubber. Rubber is generally non-conducting, मतलब insulating, ठीक? But not all rubber. Natural rubber, you have to specify. Synthetic rubber can be made very highly conducting, like the one which is used in the tire aircraft. Okay, Misty, what about water? Is it insulator? Distilled water, distilled water. Distilled water is insulator. Correct. What about air? Insulator. Air insulator or conductor? sir, insulator, Come again. Okay. सर पुअर कंडक्टर. हाँ बेटा, सर पुअर कंडक्टर. poor conductor मतलब insulator ना. Air is insulator. yes sir, Sir, superconductor. क्या वही बचे हुए हैं. There are so much of electric current wires, but हमें शॉक नहीं लग रहा है because air is insulator, so charge cannot flow through it. But कुछ हो जाता है. Current flow नहीं होती. There is something happens like water हो गया या फिर air. Air is an example of insulator. But these two insulators have a special type of behavior. They are also called as dielectric. All insulators are dielectric by the way, but what is dielectric? Air में या water में oxygen is more electronegative, hydrogen is electropositive. So किसी भी medium में, जैसे suppose एक cloud है, ऊपर आएगी cloud has a huge amount of charge because of friction and because of moisture. It polarizes the air molecule. Polarize का मतलब जैसे किसी बल्ब बॉडी में, रबर में हमने बड़ा इंडक्शन यूज किया था, प्लास्टिक बॉल में, किसी मॉलिक्यूल में ये उसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट, पॉजिटिव को रिपेल. दिस इज कॉल्ड polarization. So in the presence of a large charge, polarization occurs. और ऐसे इंसुलेटर के मॉलिक्यूल्स में polarization हो जाता है, those insulators are called as dielectric. नहीं हो सकता क्योंकि वुड में ऐसा कोई चांस ही नहीं है. Wood does not have two different electronegative elements. जैसे water है, water में हो सकता है H2O, water molecule get polarized. Due to the presence of this charge, the molecules of air. Air में क्या है molecules? Oxygen, nitrogen, और sulfur dioxide, nitrogen dioxide. So there are many polar molecules. उन polar molecules का जो negative end है वो attract होगा, positive end repel होगा, and due to which there is a polarization. एक limit के बाद ये इतना stretch हो जाता है molecule. Let's talk about this water.
If there is a more polarization, पहले ये थोड़ा हुआ था, जैसे चार्ज बढ़ेगा, after a certain limit, this negative charge, which is electron, comes out of the atom or molecule. Charge बढ़ेगा, ये और इसको stretch कर रहा है, and it breaks. And that phenomena is called dielectric breakdown. That phenomena is called dielectric breakdown. तो जितने भी insulators हैं with polar molecule, whether it is water, air, benzene, anything, all insulators इनके पास insulation capacity limited है. After a certain stage, after a certain time, certain charge, उसके अंदर से free electrons बाहर निकल आएंगे after the dielectric breakdown. Here, so these are the insulators. So the insulation is limited. Air, water, they are not insulated in all the conditions. That depend upon in which environment it is present. जब बहुत ज्यादा चार्ज आता है क्लाउड पे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं, and those electrons are now freely available for the conduction. और वो इलेक्ट्रॉन इस क्लाउड का चार्ज अर्थ की तरफ ले जाता है. Yes. Good question. Yes, I'll explain this. दोनों में डिफरेंस क्या है? जब किसी बॉडी के लिए आप बात, बॉडी मीन्स कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. जैसे सपोज रबर बॉल है या प्लास्टिक बॉल है, दिस इज प्लास्टिक बॉल. रबर इज आल्सो अ डाइलेक्ट्रिक. एवरीथिंग इज डाइलेक्ट्रिक यू कैन से, बट जैसे अगर हम वुड और नेचुरल रबर को डाइलेक्ट्रिक मानेंगे तो उसकी डाइलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट विल नेवर गेट आयोनाइज्ड. इट्स इंसुलेशन इज वेरी हाई. एयर के लिए एक वैल्यू है 3 to 10⁻⁶. अगर उससे ज्यादा हमने बाहर से कहीं भी किसी भी तरीके से चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, तो आयंस विल बिकम, एयर विल बिकम आयोनाइज्ड और आयंस आने की वजह से. अब रबर बॉल या सपोज कोई भी प्लास्टिक बॉल ऐसा कुछ लेगा, देयर इज अ चार्ज, अ पॉजिटिव चार्ज. आई एम जस्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन. इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन. In the absence of this molecule was like this. Positive charge center पे every atom, electrons are revolving symmetrically. Because of the positive charge nearby, इसके अंदर के सारे negative charge को अपनी तरफ attract, सब में से negative charge की तरफ आ जाएंगे, and positive charge will be different. Positive charge will be different. For each molecule, this phenomena is called polarization. Now, if you see this material as a whole, इसके left वाले side में क्या charge आ रहे हैं? Negative, and here it is coming positive charge. This phenomena is called induction. Induction is due to the polarization of the molecules. समझ गए? Right. Air के molecules में ionization हो जाता है, ionization के बाद ये conductor बन जाता है. Every insulator after the dielectric breakdown conductor. Right? क्यों? क्योंकि इसमें electrons आ गए. Electrons are then it will have a conductivity. Aman, any question? No. So how will we define dielectric? Like now, what should be the correct definition of dielectric? It is not a third classification, by the way. It comes under insulator. But all insulators are dielectric? No, that's a incorrect statement. All dielectrics are insulators, but all insulators are not dielectric. Like wood here is insulator but not dielectric. Natural rubber is insulator but not dielectric. Water is dielectric as well as insulator, but its insulation is limited. It is up to a certain limit. Understood? So हम कैसे define करेंगे? What is a dielectric? Those insulators which have polar molecules. Very simple. Polar molecules है अगर, only then there is a chance of being polarized. Or the insulators which gets polarized in the presence of external charge or external field. देख लो नीचे स्टार बना करके. The insulators which have polar molecules, example water, air,
The insulators which have polar molecules, bracket में water, air, etc. and gets polarized in the presence of an external charge. In the presence of an external charge slash field. External charge slash field. Field we will do next class. ये हम समझ लेते हैं field का मतलब या तो charge होना चाहिए या कोई बहुत बड़ा charge है जिसकी field इस पर affect कर रही है. In the presence of external charge slash field are called insulators. Correct? Are called dielectric. Next line से when the external charge increases beyond a limit, when the external charge increases beyond a certain limit, the dielectric molecules are ionized. The dielectric molecules are ionized. This phenomena is called dielectric breakdown. This phenomena is called dielectric breakdown. When the external charge is increased beyond a certain limit, the dielectric molecules are ionized. Yes, boss. Understood? After dielectric breakdown, complete the statement. After dielectric breakdown, the insulator becomes conducting in nature. The insulator becomes conducting in nature. So ideally there is no pure insulator, perfect insulator. सबका insulation एक time के बाद खत्म हो सकता है, but perfect insulators are very hard to get. क्योंकि analyze होने से पहले वो molecules break हो जाएगा, state change हो जाएगी. There are many possibilities. Understood. So अगर हमने insulator रखा किसी भी charges के बीच में, insulator का मतलब it is the dielectric we are talking about. So if suppose those two charges come back to Coulomb's law, now it is present in water or any other dielectric medium. Dielectric का मतलब insulator है. Question में insulator लिखा है तो भी आप उसको directly समझ सकते हैं. There is no problem in it. अभी होगा क्या? जितना वैक्यूम में फोर्स लग रहा था उसके कंपैरिजन में what will happen to the force? Is it increase or decrease? By the logic we have to understand. Obviously formula तो ये पास. इनके बीच में कुछ फोर्स था. There is suppose in vacuum it is exerting some force F. ये पॉजिटिव है. इसके बीच में जो molecules होंगे, it will ionize them, it will polarize them. What will be on the closer side? Negative. थोड़ी फीलिंग के लिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ. है बच्चों वाली चीज एक लाइन में ऊपर लिखी होती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. राइट? ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आ जाएगा पास वाले सरफेस पे. बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव आल्सो देयर विल बी सम फोर्स. हम इसको F1 ले लेते हैं, which was in vacuum. There is some force applied by the negative end of all the polar molecules. मैंने सिर्फ एक शो किया. What happens to the net force? Reduced. जो F1 था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फोर्स आ गया बिकॉज ऑफ द मीडियम, बिकॉज द चार्जेस प्रोड्यूस्ड डेवलप्ड इन द मीडियम. तो इसका मतलब किसी डाइलेक्ट्रिक में रखने पे फोर्स वैक्यूम से कम हो जाएगा ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम. ऐसे इधर वाले पॉजिटिव के पास भी जो इसके पास मॉलिक्यूल्स होंगे उन पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा इधर. इट विल आल्सो हैव सम स्मॉल फोर्स. एज अ रिजल्ट जो फोर्स वैक्यूम में केवल F1 लग रहा था, नाउ इट इज F1 minus F2 on the charges. Correct? अभी again I repeat. अभी हम बात कर रहे हैं इन दोनों केसेस की जब ये चार्ज रखे हुए थे वैक्यूम में. वैक्यूम मतलब there is nothing in present in between. जो फोर्स था इनके बीच में that is F1. अभी क्या है ये डाइलेक्ट्रिक. This is some dielectric. उसके molecules हैं और वो molecules ionized, sorry, polarize हो जाएंगे because of the charge. ये पॉजिटिव चार्ज किसी मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा, नेगेटिव वाला पास में, पॉजिटिव वाला दूर में.
ये नेगेटिव पॉजिटिव ऑब्जेक्ट का अट्रैक्ट कर रहा है बाई फोर्स F2 और ये पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे को रिपेल कर लेते हैं। तो अभी इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना है? F1 is towards left, F2 is towards right, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स पहले से रिड्यूस हो जाएगा। So if you put the charges in any dielectric medium, in dielectric medium force is always less than that of force in vacuum. Vacuum में ज्यादा force लगता है, dielectric में relatively less, and this is given by another formula. क्या change हो जाएगा? Force in dielectric 1 by 4 pi, जो epsilon not था, now that becomes epsilon. Epsilon का मतलब permittivity of that dielectric medium. बाकी सब कुछ सेम ही है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस। When the two charges are kept in a dielectric medium, completely मतलब दोनों के दोनों उसी मीडियम के अंदर होते हैं। When two charges are completely inside a dielectric, तब ऐसा हो सकता है ना, एक वैक्यूम में एक डाइलेक्ट्रिक में, वो भी हम करेंगे। Let's see case also will visualize, try to understand. अब ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। परमिटिविटी इलेक्ट्रिकली होती है, सो यू डोंट हैव टू राइट इट अगेन। इज द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और इसकी डेफिनेशन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। दिस रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, right? Here permittivity of a medium divided by permittivity of vacuum, that ratio is called relative permittivity, or there is another name for it, dielectric constant. Relative permittivity or capital K, अभी K की थोड़ा confusion हो जाते हैं। Coulomb constant वाला जो K था, that is a small k, and dielectric constant is capital. The ratio of permittivity of that dielectric medium to permittivity of free space, that ratio is called dielectric constant or relative permittivity. किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम से ज्यादा होगी, क्योंकि परमिटिविटी का मतलब था कितना अपोज करना, how much a medium opposes the force acting between the two charges, and this will always be greater than vacuum, because vacuum में कुछ था ही नहीं, there was no molecule present in vacuum, so K is always greater than 1. There are many other definitions after the electric field and after the potential. See those definitions also. Permittivity of a medium divided by permittivity of space. Cross multiply कर दो. Permittivity of a medium. Permittivity of a dielectric is dielectric constant times dielectric constant by permittivity of free space. K की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। For water it is 80, 81, 80, 80 पर डिपेंड करता है TDS। 1 divided by 4 pi epsilon naught times capital K Q1 Q2 by R square. This is the formula for force acting in a dielectric. This K is capital K, जब इसको लिखोगे 1 by 4 pi epsilon naught, so that will be small k. वो आपस में cancel out नहीं होंगे, these are two different things. That means dielectric में जो force लग रहा है वो vacuum के force से 1 by k times। अगर हम किसी चार्ज को, पेयर ऑफ चार्ज को r डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखते हैं और r डिस्टेंस पे डाइलेक्ट्रिक में रखते हैं, then the force acting in dielectric is, एक्सप्लेन करने के लिए था, आप लग जाएगा हम बता सकते हो। Force acting in dielectric is 1 by k times force acting in vacuum. This was in dielectric and this is in vacuum, between the same charges kept at same distance. Dielectric medium अपोज करता है चार्जेस को आपस में फोर्स लगाने से, because of the presence of
due to the presence of polar molecules in between. The molecules of that medium always have an oppose due to the polarization. It always opposes. Correct. यहाँ से हमें एक और कुछ मिल गई. K की वैल्यू निकालने का एक और फॉर्मूला मिल गया. K is the dielectric constant. The another definition for dielectric constant is it is also the ratio of force acting between the two charges kept in vacuum to force acting in dielectric medium. किसी भी मीडियम का अगर dielectric constant निकालना है हमें, then dielectric constant of that medium is also equal to the ratio. Dielectric constant is same as relative permittivity. The ratio of force acting between two point charges kept at same distance in vacuum to force acting in the same charges kept in a dielectric medium. That ratio is called dielectric constant. Because dielectric में force हमेशा vacuum से कम होगा, K is always greater than 1. By this definition, if I ask what is the dielectric constant of conductor or metal? Metal में force कितना था? What was the force in metal in two charges? 0. 0. So this would be 0. Something divided by 0 is infinite. Infinite. So for all conductors, all metals or all conductors, dielectric constant is infinitely large. Correct? Very nice. So अभी हमने Coulomb's law पढ़ा और Coulomb's law के साथ साथ classification भी पढ़ा. There is one more classification of material, that is semiconductor. Conductor, insulator, dielectric is not the third one. Dielectric is same as insulator, but only those insulators which have some polarization, those are called dielectric. Third is semiconductor. Semiconductor एक अलग chapter है, the whole unit. Semiconductor की definition क्या है वैसे, just for the understanding purpose, जिनकी conductivity insulator से ज़्यादा but conductor से कम, right? But the biggest advantage with semiconductor is कि semiconductor use के साथ साथ heat करने के साथ साथ और better conductor हो जाता है. These are kind of insulator. Initially electrons नहीं होते हैं, but जैसे temperature बढ़ाते हैं, use करते हैं, more number of electrons are free from their bonds. समझ गए? जो नॉर्मल कंडक्टर हम यूज करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे यूज करते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से कंडक्टिविटी कम हो जाती है. So though semiconductor has relatively less conductivity, it is preferred. अभी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिकल इज बेस्ड ऑन मेटलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर. Everything is semiconductor because semiconductor में वो खुद अपने electrons खुद अपने holes बना लेते हैं. They can generate its own power. तो जैसे for example बल्ब जो 100 वाट की रोशनी देता था उससे बहुत ज्यादा ये 22 वाट की दे रहा है, because of most of it is getting converted into the light on. बल्ब के केस में क्या होता है? Due to the resistance, a lot of energy is wasted in the form of heat. Correct? That's why semiconductor. But semiconductor आपकी definition लिख सकते हो और you can skip it. इसमें लिखी हुई है आपके notes में. We will see in very detail semiconductor because that is the latest. Being electrical engineer मैंने वही पढ़ा है, VLSI and all. So बहुत बड़ी दुनिया है. We will see in the second last semiconductor. अभी वापस आते हैं. कंडक्टर में फोर्स नहीं हो सकता, ये हमने पहले लॉजिक से समझा, बिकॉज ऐसा चार्ज रखोगे बाहर से. फिर हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया कंडक्टर के लिए डायरेक्ट कांस्टेंट इज इनफाइनाइटली लार्ज बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी फोर्स. अभी तक कम बैक हमने पहले चार्जेस की प्रॉपर्टी समझी थी लास्ट क्लास में. टुडे वी आर क्लासिफाइंग द मटेरियल्स, और मटेरियल्स का चार्ज के लिए क्या रोल है. अगर दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं, बीच में कोई मॉलिक्यूल नहीं है, नो अपोजिशन, मैक्सिमम फोर्स विल बी अप्लाइड इन वैक्यूम. उसके लिए परमिटिविटी थी एप्सिलॉन नॉट. नाउ इफ वी चेंज टू एनी अदर मीडियम, उस मीडियम में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन होगा, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन वो उनके बीच के फोर्स को कम कर देते हैं. सो फोर्स एक्टिंग इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज रिलेटिवली लेस, इट बिकम्स 1/k टाइम्स फोर्स इन वैक्यूम. इससे हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दूसरी डेफिनेशन देख ली.
force acting between the two charges in vacuum to force acting between the same charges at same distance in a medium. अभी आ रही है बेटा आवाज? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Arya. कंडक्टर में चार्ज के अगर रखते हैं तो चार्ज बाहर निकल आते हैं बिकॉज चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट, नो फोर्स, फोर्स इज जीरो. बाय दैट लॉजिक अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना हो कंडक्टर का, दैट बिकम्स समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट. फॉर ऑल कंडक्टर्स, मेटल्स या कैसे भी कंडक्टर हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइटली लार्ज. ठीक है, इतना ही बोला. दिस मैसेजेस विल बी डिस्टर्बिंग. ठीक, अब बाय. All conductors K is infinity. So हमने दो केसेस देखे, when charges are completely in vacuum and when charges are completely in dielectric. जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता जाएगा, फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, फोर्स विल बी relatively lesser. Now we'll consider a hypothetical situation when there are two charges important for completive part. One charge Q1 is in vacuum, another charge Q2 this is inside a dielectric medium. Q1 vacuum में रखा हुआ है and this is in a dielectric medium of dielectric constant K. R1 distance इसकी vacuum में, R2 distance is in dielectric. जब तक air का breakdown नहीं होता, we can consider it to be almost like a vacuum because there is very minute, very small dielectric constant of the air. Before dielectric breakdown, we can assume so जो 9 to 10 to 9 है, same constant is used even for the air before the breakdown. Now we have to find this और इसके लिए हमें logic use करना पड़ेगा. Equivalence of vacuum and dielectric. अगर समझ में ना आया पूछ लेना because I am focusing more towards the explanation and ये कुछ बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं बेसिक से एनसीईआरटी में ऐसे बोल रहा. What is the minimum possible force between the two electric charges? What is the minimum amount of force possible between the two charges kept at 1 meter unit distance? Minimum charge का मतलब minimum force का मतलब minimum charge और minimum charge किस पर होता है? Electrons. So just put 2 electrons. ऐसे क्वेश्चन है simple logical one. Minimum possible electric force कितना है at unit distance when you give 2 electrons at a distance of 1 meter. Right? Okay. Charge को double किया, distance half किया, ऐसे 9 तक में करते हैं. Charge is double, distance half. What will be the force? Charge double, distance half becomes 16 times 4 by 4. Right? So I am just focusing more towards the conceptual part, which is not in the book. R1 distance vacuum में, R2 distance dielectric में. हमारे पास थे एक फॉर्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों कंप्लीटली वैक्यूम पे हो. 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2 by R. और आपकी रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे कुछ वीक्स के बाद by AP sir. So in that you will get a detailed theory again. The force acting in the dielectric medium is 1 by 4 epsilon naught capital K Q1 Q2 by R square. This formula is applied when both the charges are in dielectric. This formula को तभी apply करते हैं जब दोनों vacuum में. Now what we should do in this situation when half medium is vacuum, half is हो तो सकता है, this is practically possible. एक चार्ज को वाटर के अंदर रख दिया, एक चार्ज को बाहर रखा. Now what is the force acting between them? So या तो हम पूरे को vacuum में change कर लें या पूरे को dielectric में change कर लें. We have to do something like that. Only then we can apply the formula. ये समझ गए ना लास्ट स्टेटमेंट. हमारे पास ऐसे सिचुएशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें एक चार्ज वैक्यूम हो एक इलेक्ट्रिक हो. तो हम क्या करेंगे, हम इस डाइलेक्ट्रिक को इक्विवेलेंट वैक्यूम में चेंज करेंगे. मतलब लॉजिक क्या है, जितना फोर्स किसी डाइलेक्ट्रिक में x डिस्टेंस पे लगता है, सपोज उतना फोर्स वैक्यूम में y डिस्टेंस पे. इफ अगेन
डाइलेक्ट्रिक में जो फोर्स लग रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ r, इसका फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 q1 q2 by r स्क्वायर k टाइम्स। करेक्ट। अभी हमें इतना ही फोर्स चाहिए वैक्यूम। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड इन वैक्यूम। तो डिस्टेंस वैक्यूम वाले फॉर्मूले में ये नहीं होता है, दिस k शुड नॉट बी देयर। हम क्या करेंगे, इस k को r के साथ अंदर ले लेंगे, दिस बिकम्स √kr into स्क्वायर। जितना फोर्स डाइलेक्ट्रिक में r डिस्टेंस पे लगता है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वैक्यूम में, ये फॉर्मूला वैक्यूम का बन गया ना, वैक्यूम में 1/4πε0 q1 q2 by r स्क्वायर, ये 1/4πε0 q1 q2 by r square k. So this k is here because this dielectric formula, when we go convert into vacuum, this k should not be there in the constant. So हमने k को r के साथ adjust किया। करेक्ट। डाइलेक्ट्रिक में r डिस्टेंस का फोर्स वैक्यूम में √k into r डिस्टेंस के फोर्स के बराबर है। If we compare this with the formula of vacuum, 1/4πε0 q1 q2 by r equivalent square, equivalent distance in vacuum is √k times r। जितना फोर्स दो चार्जेस में r डिस्टेंस में वैक्यूम में रखने पे लगता है, उतना ही वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक में लगता है, उतना ही फोर्स वैक्यूम में √k into r डिस्टेंस में। दैट इज द इक्विवेलेंस ऑफ द टू मीडियम। कंपैरिजन किस बेसिस पे किया? सेम फोर्स। अगर सेम फोर्स चाहिए तो डाइलेक्ट्रिक में r डिस्टेंस पे रखो या फिर वैक्यूम में √k into r डिस्टेंस। समझ आया? हाँ, गुड। इसको लिख लो स्टार मार्क करके। ये दिस इज नॉट इन द बुक्स जनरली। सो इक्विवेलेंस ऑफ वैक्यूम एंड डाइलेक्ट्रिक, फाइनल कंक्लूजन ये r डिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम r distance of dielectric medium of dielectric constant k is equivalent to √k into r distance in vacuum। और इस कंपैरिजन का लॉजिक है फोर्स। हम और भी बहुत जगह पे ऐसे केसेस करेंगे। इन ऑप्टिक्स जब लाइट पढ़ेंगे उसमें भी आधा ग्लास आधा वाटर। जब भी हमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करनी होंगी, वी अगेन कन्वर्ट दैट into सिंगल मीडियम, बट उसका लॉजिक कुछ और होगा। दैट विल बी बेस्ड ऑन द लाइट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। राइट। इक्विवेलेंस करके क्या किया हमने, डाइलेक्ट्रिक के बराबर का डाइलेक्ट्रिक के सेम इफेक्ट का वैक्यूम कन्वर्ट कर लेंगे। डाइलेक्ट्रिक की कितनी थिकनेस है यहाँ पे? R2। अब हम डाइलेक्ट्रिक गैप करके वहां पे वैक्यूम अज्यूम कर देंगे ऑफ द डिस्टेंस √k टाइम्स r। वेरी नाइस। किसी को ना समझ में आए आराम से पूछ लेना। यहाँ पे सिंपल लॉजिक ये था, आधा वैक्यूम आधा डायरेक्ट। उल्टा भी कर सकते थे, वी कैन कन्वर्ट वैक्यूम इनटू डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक फॉर्मूला, बट इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक के बराबर फोर्स अगर वैक्यूम में चाहिए, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में फोर्स कम लगता है, तो हमें वैक्यूम में डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड दैट डिस्टेंस इज √k टाइम्स r। राइट, वेरी नाइस। सो in this particular question, now if you replace dielectric को अगर हम इसी के इक्विवेलेंट वैक्यूम से रिप्लेस करते हैं, दिस इज q1 q2। जो डिस्टेंस हवा में थी वो तो r1 रहेगी नहीं, और जो वैक्यूम में थी दैट विल अगेन बिकम √k times r2, and now this becomes whole vacuum। r2 डिस्टेंस का डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू √k times r2 in vacuum। So हमने अभी दोनों को वैक्यूम में ही बना लिया। Both the charges now are present in vacuum by using this equivalence। Dielectric medium का जो इफेक्ट था, अगर हमें सेम इफेक्ट चाहिए वैक्यूम में, so equivalent distance between these two charges is r1 plus √k times r2। बेटा समझ आया? डाउट किसी को?
online, those who are attending online. Aishwarya? Yes, sir, समझ आ गया. Great. So now we can directly write the formula for this force. Force acting between these two charges is 1 by 4 pi epsilon naught. क्योंकि हमने वैक्यूम से चेंज कर लिया, so we'll use that vacuum formula. Q1 Q2 by R equivalent square. 1 by 4 pi epsilon naught. Q1 Q2 divided by R1 plus under root of K times R2 whole square. This will be the answer to this question. बोर्ड में भी वैसे ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, बट थोड़ा लॉजिक वहां डिफरेंट था और क्वेश्चन आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे बोर्ड में तो नंबर नहीं मिलेगा. देयर यू आर सपोज्ड टू राइट क्रिटिकल, वो भी समझेंगे यार क्रिटिकल एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट. ऐसे बीच में अगर 5 मीडियम हो K1 K2 K3 K4 तो भी हम सेम K1 वाले को रूट के R1 रूट K1 R1, K2 वाले को रूट K2 R2 रूट K3 R3, कितने भी बीच में हम डायरेक्टली डाल दें, we will find out the equivalent distance in vacuum and finally we'll use that vacuum formula. If this is a conductor metal, फिर क्या होगा? If suppose instead of dielectric जो दूसरा मीडियम है हमने मेटल ले लिया, एल्यूमिनियम, कॉपर, then what will be the force? 0, because K is infinite. K infinite, so this term will become infinite. 0. जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था, between the two charges a thick aluminum sheet is introduced. thick मतलब थोड़ी सी. A metal sheet is inserted between the two charges. What happens to the force? क्वेश्चन क्लियर ना? अभी हमने एक चार्ज को मीडियम में रखा था, दूसरा वैक्यूम में. These two charges are in vacuum और उसके बीच में एक metallic sheet आ रहा है. Now what is going to be the force between the two charges? Will there be any effect or not? Okay. Explain also. फॉर्मूला लगा के देखो पहले, उसको थिकनेस है सम t. So if this total distance is r, total distance is r, और इसमें इसकी थिकनेस है t, and dielectric constant suppose k. What will be the formula for this? अगर आप इस फॉर्मूले में इसके लिए आप कैलकुलेट करोगे in this particular situation, this is another example we are talking about. Force is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R minus T is in vacuum plus root K times T. अभी तुम डायरेक्ट्रिक कंडक्टर बोल रहे हो, अगर डायरेक्ट्रिक होता तो क्या करते? अभी डायरेक्ट्रिक है ना वो जो ऊपर किया था R1 वैक्यूम में एज इट इज, इसमें टोटल डिस्टेंस R, T थिकनेस की हमने कोई एक स्लैब डाल दी है. अभी डायरेक्ट्रिक ले लेते हैं, बाद में कंडक्टर के लिए K को इंफिनिटी पुट करते हैं, मैथमेटिकली अगर करें R में से T सब्ट्रैक्ट R minus T इज वैक्यूम, जितना डायरेक्ट्रिक में उसका इक्विवेलेंट वैक्यूम इज रूट K times T होल स्क्वायर. Now it's a maths question, limit question. If T is very small but K is tending to infinity, what will be the value of this force? 0 or non-zero? 0 है, कुछ भी finite value. This is finite value ना, T is not tending to 0. Infinity multiplied by a small finite number is not necessarily a finite. इसमें infinity में किसी नंबर से multiply करें ना, overall still is infinity. So denominator is still infinity. Overall force will be 0.
अगर हमने बीच में कोई मेटेलिक शीट डाल दी है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि वो फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे वो समझ, यस अगेन अगर कोई डायरेक्ट्रिक शीट डालते हैं तो ये फॉर्मूला आ गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट्रिक, उसके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डालो, थिकनेस डालो, दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन इज इफ देयर इज अ मेटेलिक शीट इंसर्टेड, मेटेलिक शीट डालेंगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। कैसे? ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे थे, जितने फोर्स है इस पॉजिटिव की वजह से अंदर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बोथ साइड नेगेटिव, बीच के मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव। दिस नेगेटिव विल attract the positive by exactly same amount of force and net force become zero. The force produced by the induced charges on the metallic surface will cancel out the force of repulsion between them. पहले मैथ से देख लिया। Now explanation is what? ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल कर रहे थे, बट इस पॉजिटिव ने इस पूरे सरफेस पर नेगेटिव इंड्यूस किया, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा and these forces will nullify each other. In the case of matter, इसकी thickness matter नहीं करती, बिल्कुल लिखा है negligibly tending to zero, then it does not have any role क्योंकि फिर तो surface ही नहीं होंगे, then there is no induction, then that become the case of point charge and point body line. Induction के लिए body चाहिए ना, body के लिए दो surface चाहिए separate. If it is written tending to zero, then no change, same amount of force. If it is a sheet kept in between, then force will become zero. If any other dielectric sheet is kept in between, then force will slightly reduce क्योंकि denominator थोड़ा सा बड़ा हो। Clear? Very nice. आगे बढ़ते हैं। Coulomb's law is applicable only for point charges, but we can apply for any symmetrical charge distribution also with the help of integration, mathematics, right? नहीं आते हैं इसमें। अभी पॉइंट था, पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्लाइटली अबव। सपोज एक रॉड है चार्ज की और उसकी वजह से हमें फोर्स निकल so next is the electrostatic force between a uniformly charged rod and a point charge. the integration differentiation थोड़ा बहुत next force between a point charge and a rod. The point charge and a finite rod and a finite length charged rod. Okay, right. So अभी हमें एक रॉड है, this is one rod. Suppose total charge here is capital Q, length is L. और इससे R डिस्टेंस पे एक चार्ज लग गया हमने स्मॉल। We have to find the force. First question तो यही है, can we find this force using Coulomb's law? Answer is no. We cannot. We cannot calculate this force just by applying Coulomb's law. मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते सारा चार्ज सेंटर पे रख लें और फिर Q1 Q2 by R square। तो जैसे सेंटर ऑफ मास कुछ कॉन्सेप्ट था वैसे सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, हम कहीं कहीं अप्लाई कर सकते हैं बट देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज, राइट? बट नाउ क्वेश्चन इज कैन वी कैलकुलेट दिस फोर्स? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि रॉड कैसे बनती है? हाउ अ रॉड इज फॉर्म, हाउ अ वायर इज फॉर्म, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। दिस रॉड इज, मतलब वो मैंने बनाई है थोड़ी थिक बट एक्चुअली इट इज जस्ट अ लीनियर रॉड, समझने के लिए। So if it is a continuous distribution of point charges, then yes, we can apply the Coulomb's law. We can apply the Coulomb's law. कैसे? पूरे points में से collection में से एक छोटा सा select। This is already a point charge, यहाँ से x distance पे dx thickness का एक छोटा सा point।
करेक्ट? ये समझ आ रहा है ना? इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन लाइक समेशन। पहले इस पॉइंट चार्ज का निकाले, इसका निकाले, सबका अलग अलग निकाल के इफ वी ऐड देम दैट विल गिव द ओवरऑल फोर्स। उसमें कुछ गलत, we are taking the help of Coulomb's law but not applying Coulomb's law directly because it is not applicable for a rod. Yes, extended body में हम पहले एक छोटा सा symmetrical element लेते हैं. So consider a small point charge PQ at a distance of x. This is clear, na? From the whole body, if we consider a small at a distance x of thickness dx. Right? कैसे करेंगे force calculate? Applying this force will also be small. dF is k q dq divided by x. Now this is Coulomb's law. A point charge, A given q2 by r. दोनों point charges हैं, so we can apply the Coulomb. Right? Okay. एक छोटे से फंक्शन बनाया मैंने, इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ढूंढना होता है वेरिएबल. व्हिच क्वांटिटी इज वेरिएबल हियर? dq and x वेरिएबल और x को इंटीग्रेट करने के लिए चाहिए हमें dx. x फंक्शन कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू dx. तो dq और dx का रिलेशन क्या है? dq is charge on the length dx and q is charge on the length l. So by unitary method we can calculate relation. dq is charge per unit length into its length by using the unitary method. Unit length पे charge q by l, dx length पे charge q by l into dx. इसमें जो q by l है इसको हम बोलते हैं linear charge density, which means charge per unit length. I am not following the NCERT sequence. If anyone is using NCERT, don't worry. This sequence is more competition friendly. You will understand the questions simultaneously. ठीक है, पहले पॉइंट के लिए था. पॉइंट को हम अप्लाई कर सकते हैं बट रॉड के लिए डायरेक्टली नहीं करेंगे. रॉड में हम पॉइंट चूज करके दिस इज द रिलेशन बिटवीन dq and dx. कैसे? यूनिटरी मेथड. q चार्ज ऑन लेंथ l, यूनिट लेंथ पे चार्ज q by l, dx लेंथ पे चार्ज मल्टीप्लाई बाय dx. लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी कूलम्ब पर मीटर. सब्स्टिट्यूट हियर k small q capital Q by L into dx divided by x square. K is constant. This is small case with capital one इतना वरना स्कूल में हम लोग कर सकते हैं. K Q by L everything is constant. It becomes dx by. This is the force on this small point charge. जो हमने एक छोटा सा point charge दिया है यहाँ पे. dq at a distance x, thickness is dx. ऐसे जितने इसमें पॉइंट चार्जेस हैं हमने सबका निकाल के समेशन करना है. continuous body का summation is integration. Total force on the rod F is integration of this whole function k small q capital Q by L into dx by x square. What is the limit here? लिमिट मतलब x कहां से कहां चेंज हो रहा है? इज स्टार्ट फ्रॉम r. पहला जो पॉइंट मिला चार्ज का वो कितने डिस्टेंस पे? r. At what position is the last charge? r plus. Distance from this charges, पहला charge r distance पे and then it is r plus m. So we will apply the limit from r to r plus m. Right? ये
थोड़ा सा completion touch है, obviously this type of questions are there in SL as well, but you have to develop these skills simultaneously. सेपरेट नहीं है दुनिया, स्कूल की एंड कंप्यूटर लेवल इज नॉट सेपरेट, ये तो स्कूल लेवल ही वैसे भाई, कंप्यूटर लेवल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई विल टीच इट साइमल्टेनियसली, डोंट थिंक कि वो अलग से कुछ जादू होगा, साइमल्टेनियस ओनली। पॉइंट और एक रॉड के बीच में फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ बट नॉट डायरेक्टली अप्लाइंग कूलॉम्स, करेक्ट। ऐसे हम रॉड और डिस्क के बीच में किसी में भी निकाल सकते हैं, बट दैट मैथमेटिक्स विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। इसके आगे इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला k is constant, q is constant, q is constant, l is constant। 1 by x स्क्वायर को लिख सकते हैं x to the power -2, प्लस x to the power -2 इंटीग्रेशन x to the power -2 plus 1 divided by -2 plus 1। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n is x to the power n plus 1 divided by n plus 1। बस दो ही दिन फॉर्मूला है, इसमें काम चल जाएगा, right? So it become -1 by x, substitute this upper limit minus lower limit and find the final answer. It is attractive or repulsion? Obviously repulsion, because they both have similar type of charge. Friends, Yes, sir. थोड़ा समझ आ रहा है? Should I explain again? सर ये इंटीग्रेशन वाला बता दीजिए। ये या ये सर लिमिट पुट करना और उसके बाद लिमिट पुट करना। देखो हमने क्या करना था, पॉइंट्स के बीच में चार्जेस निकाल रहे हैं, कूलॉम्स लॉ। एक चार्ज तो q है, दूसरा जो इसका पहला पॉइंट स्टार्ट होगा वो कितनी डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है? r पे। तो व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x? अगर हम इसको 0 ले लेते हैं, सपोज लेफ्ट साइड इज टेकिंग पॉजिटिव, द फर्स्ट पॉइंट चार्ज dq इज अवेलेबल एट अ डिस्टेंस r, इसको हम बोलेंगे इनिशियल लिमिट, राइट? यस सर। और इन सबको इंक्लूड करते जाना है टिल द लास्ट वन की डिस्टेंस कितनी है? ये r, दिस इज r प्लस l, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज r प्लस l, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे r प्लस l। लोअर लिमिट अपर लिमिट वी इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम r to r plus l। ये सब कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, 1 by x square become power -2, x raised to power n is x raised to power n plus 1 -2 plus 1 divided by -2 plus 1। इसके आगे मैं सॉल्व कर देता हूं, अगर आप भूल गए हो तो। those who have lost, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही है, तो फिर इसको थोड़ा सा मुश्किल बनाता है, स्लाइटली डिफिकल्ट। k q कैपिटल Q by L, a -1 by x हो गया। डिफरेंट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट पे वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू, k q कैपिटल Q by L -1 by r plus L minus of -1 by r। k minus minus plus, when you solve it finally L cancel हो जाएगा, k small q capital Q divided by r into r plus L। This is the force acting between a point charge and a rod। ठीक है, अभी कूलॉम्स का स्टार्ट हुआ है, हम इसके बहुत सारे केसेस करेंगे, डोंट वरी, इन द नेक्स्ट क्लास। और इस नोट्स को आप रिवाइज करेंगे, कोई भी डाउट है देन यू विल आस्क। ठीक, कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, but with the help of Coulomb's law and integration maths, we can also calculate the force between the extended charges, right? Okay, यस सर। बताइए कोई और डाउट, any other